नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बंगाल हिंसा पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बंगाल हिंसा के आरोपों की पड़ताल की है। सब कुछ अपने कैमरे में कैद किया है, एक एक गवाही को दर्ज किया है। आज एक एक सबूत जो है वो बंगाल हिंसा पर सबसे बड़ी गवाही देगा। आखिर बंगाल में हिंसा हुई तो जिम्मेदार कौन? पहली बार कैमरे पर आप सुनेंगे उन लोगों की आप बीती जिनके साथ हिंसा हुई है। पहली बार आप उस महिला का सच सुनेंगे जिसे लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आज उस महिला को आप खुद देखेंगे, सुनेंगे तो एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस महिला की गवाही। इस वक्त हम लोग बीरभूम जिले के नानूर में हैं, नानूर के रानीपुर गांव में, और जहां पर जो आरोप लग रहे थे कि गैंगरेप हुआ है उन महिला के साथ हैं। क्या आरोप जो लगा था वो सच्चाई क्या थी उसमें? মানে যে অভিযোগটা ছিল ওই অভিযোগটা কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে? রেপ কেসের ঘটনাটা কোনোটাই সত্যি নয়। এতটুকু সত্যি রেপ কেস এই ঘটনাটা নয়, কিন্তু এমনি মারধর করা হয়েছিল, কিন্তু মানে রেপ কেস হয়নি। রেপ কেস হয়নি না। তো একটা ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় চালানো হয়েছে, ওটা কি আপনার ছবি ছিল? না, আমার ছবি তো নয়। না, ওই ছবিটাতে দেখবেন ওটা হ্যান্ডিক্যাপ আছে। আমার কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপ, ওই ছবিটাতে হ্যান্ডিক্যাপ নেই, কিন্তু আমার কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপ। কি ঘটনাটা পুরো হয়েছিল একটু বলুন তো। জাস্ট আমি ঘরেই ছিলাম, মানে আমি ওখানে মানে বিজেপি পোলিং এজেন্ট ছিলাম। বাড়িতে প্রচণ্ড হুমকি দেওয়া হয় ফার্স্ট টাইম নিয়ে। তারপরে আমরা পাশের বাড়িতে একটা কাকিমার বাড়িতে ঢুকাই, ওখানে করি। ওদের বাড়িতে ঢোকানোর পর মানে রাত্রি 9টা বাজে, 9টার সময় এসে প্রথমে হুড়মুড়োটা ঢুকে কিন্তু টিএমসি হারমাদানিরা এসে ঢুকে আমার ইয়েটা নেয়, আগে ফোনটাকে সর্বপ্রথম কেড়ে নিয়েছিল ফার্স্ট টাইম। ফোনটা কেড়ে নিয়েই মানে এসে মানে মুখে অশ্লীল ভাষা গালাগালি করতে করতে প্রচণ্ড হারে মারধর করেছিল, প্রচণ্ড মার। এখন মানে ওষুধ খাচ্ছি, আমার একটা বান্ধবীকে দিয়ে এখান থেকে ওষুধ আনা করালাম, ওষুধ খাচ্ছি। মানে এগুলো সমস্ত মানে কালধানি পড়ে গেছে, মানে প্রচুর, মানে সব রড আর বাঁশ দিয়ে। কিন্তু আপনার সঙ্গে ধর্ষণ যেটা বলা হচ্ছে না 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 না, সেই সব কিছু না, এরকম ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে। তারপরে ওরা চলে যায় ওখান থেকে? হ্যাঁ, নিয়ে চলে যায়। তারপরের দিন এসে আবার মোটামুটি 10টা এরকম সময় আসে, এসে হুমকি দেয় যে এখনো ঘর থেকে বেরিয়ে যায় না, বেরিয়ে যায় শিগগির ঘর থেকে বেরিয়ে যায় করে, আমাদের ঘর থেকে এখানে যদি সাঁওতা ঢুকিস তাহলে তোদেরকে কেটে ফেলবো, কেটে ফেলা হবে, এরকম অনেক হুমকি দেয়। যেন এখানে যেন ছেলে মেয়েকে যেন কাউকে দেখতে না পাই, এরকম করে হুমকি দেওয়া হয়। নিয়ে ওখান থেকে আমরা চলে আসি। তারপরে আপনি চলে আসেন? হ্যাঁ, ওখান থেকে আমরা মানে চলে আসি, যে মানে ছেলে মেয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে চলে আসি। আপনার হাজব্যান্ড বা ছেলে মেয়ে, একটা ছেলে একটা মেয়ে। আর হাজব্যান্ড মানে খবর পেয়ে ও মানে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল, ও পালিয়ে গেছিল। এখন আছে কোথায়? এখানে নেই, অন্য কোথাও বাইরে কোথায় আছে। গ্রামে ঢুকতে পারছেন না? না, কোনো उपाय नहीं है। না। जो हमने बात की इनसे, इनका कहना है कि मारपीट हुई है, इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, लेकिन जो रेप की बात आ रही थी सामने वो इन्होंने साफ साफ कहा है कि वैसा कुछ नहीं हुआ है। अपर्णा नाम है इस महिला का। ये बीजेपी पोलिंग एजेंट थी, लेकिन इनके साथ बहुत मारपीट की गई, इन्हें धमकी दी गई, भद्दी गालियां दी गई। लेकिन रेप की ये बात खुद अपर्णा इनकार करती हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लग रहे थे कि इनके साथ रेप किया गया है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र वहां तक पहुंचे। अपर्णा दास ने ये खुद आज तक के कैमरे पर स्वीकार किया है और कहा है कि हाँ, मेरे साथ रेप तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे भद्दी गालियां दी गई हैं, मुझे मारा पीटा गया है, मुझे चोट लगी है और मुझे गांव न लौटने को लेकर धमकी दी गई है कि अगर मैं गांव लौटी तो मुझे काट दिया जाएगा। ये अपर्णा दास ने कहा है। तो आइए अपर्णा तक पहुंचने वाले हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुपम, बताइए, क्या ये वही अपर्णा दास हैं जिनके बारे में बीजेपी आरोप लगा रही थी कि इनके साथ रेप किया गया है और वो भी सामूहिक बलात्कार किया गया है? जब आप पहुंचे तो इन्होंने क्या कहा? और किसी डर में तो इन्होंने ये दबाव में, किसी डर में, किसी दहशत में तो ये बयान नहीं दिया कि उनके साथ रेप नहीं हुआ? अनुपम जी सईद, हम लोग आज बड़ी मुश्किल से इनको खोज पाए। ये जिस गांव में घटना हुई है वहां पर नहीं है।
उस गांव से थोड़ी दूर इनके पिता का घर है रानीपुर, वहां पर ये हैं फिलहाल। तो इनके पास जब हम पहुंचे तो पूरी बातचीत की हमने, पूरी घटना क्या हुई थी ये उन्होंने बताया। क्योंकि ये मामला काफ़ी विवादास्पद हो गया था। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन बाद में पुलिस सुपर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टीएमसी की ओर से भी इस महिला को अपने पास बैठाकर ऐसा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रेप तो नहीं हुआ है, लेकिन इस महिला के साथ मारपीट हुई है, काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई है। उन्होंने खुद बताया कि रॉड और बांस से उनको पीटा गया और जिस गांव में वो है वहां से उनको निकाल दिया गया है। हालांकि उनसे हमने पूछा कि क्या आप डर या किसी धमकी की वजह से ऐसा सच तो नहीं बता रही हैं या झूठ बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन मेरे साथ मारपीट हुई है, रेप नहीं हुआ है और मुझे गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। धमकी दी गई है कि मैं गाँव में घुसूंगी तो मुझे मार डाला जाएगा। सही, ठीक है अनुपम, धन्यवाद आपका। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता सीधे वही जानकारी दे रहे थे। अपर्णा दास तक वो पहुंचे हैं। तो आज तक पर आपने अपर्णा दास को सुना, उनकी आप बीती उन्होंने खुद बताई। अब आपको हम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी भी आइए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है, हिंसा के पीछे भय और जय का एंगल, बंगाल में केंद्रीय मंत्री पर क्यों हुआ हमला, प्रायोजित हिंसा के आरोप का सच क्या है, कैमरे में कैद हमलावरों की पहचान कब, बंगाल में न मंत्री सुरक्षित न पुलिस वाले, क्या मोदी का बड़ा ऑर्डर आने वाला है, ममता के गढ़ में जंगल राज का मुजरिम कौन, आज बंगाल से एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बंगाल चुनाव के बाद जारी हिंसा के शिकार बने लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में केंद्रीय राज्य मंत्री तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने बंगाल में ममता राज पर बड़े सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए। आज इन दो तस्वीरों की व्याख्या की जा रही है। बुधवार को ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गुरुवार को ममता के राज में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। बंगाल से आई ये तस्वीरें सबूत हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि ममता के इशारे पर प्रायोजित हिंसा का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई जा रही है और तो और केंद्रीय मंत्री तक बंगाल में सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। बीजेपी दावा कर रही है कि दर्जन भर से ज्यादा वर्कर्स की हत्या कर दी गई। बंगाल में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की राज्यपाल से फोन पर बात हुई तो केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल का दौरा किया तो केंद्रीय टीम मौके का मुआयना करने पहुंची। उसके बाद क्या हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला। तस्वीर नंबर 2, गाड़ी में केंद्रीय मंत्री बाहर हमलावर। तस्वीर नंबर 3, लाठी डंडों से काफिले पर बोला हमला। तस्वीर नंबर 4, मंत्री की गाड़ी का शीशा टूट गया। तस्वीर नंबर 5, बाल बाल बच गए केंद्रीय मंत्री। ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर की हैं, लेकिन हमला क्यों हुआ
पूरी आप बीती केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज तक से साझा की। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था, उसके अंश के नाते मैं आया था और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी को तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। इट शोज द सॉर्ट ऑफ अनार्किक सिचुएशन दैट इज देयर इन द स्टेट। वी मुरलीधरन बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार बने लोगों से मिलने जा रहे थे, लेकिन खुद हिंसा का शिकार बन गए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हमले का आरोप टीएमसी वर्कर्स पर लगाया। इधर हमला हुआ, उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर प्रचंड हमला शुरू कर दिया। इल्जाम ये लगाया कि ममता बनर्जी की शह पर बंगाल में प्रायोजित हिंसा कराई जा रही है। इस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है। आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पर निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनके उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है। ये बहुत ही दुखद है कि ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं जो गुंडों के साथ खड़ी हैं, कानून के साथ नहीं, संविधान के साथ नहीं। और ममता दीदी मस्त हैं, बंगाल की जनता त्रस्त है। इस गुंडागर्दी को सहा नहीं जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर उनकी पार्टी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। हर बार हमले के पीछे टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया गया। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख पर ममता बनर्जी का बड़ा रिएक्शन आया। सबसे पहले आप सुनिए बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा और केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए हमले पर उन्होंने क्या कहा। আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পলিটিক্যাল মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য, তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরকম দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে যেন পরিস্থিতি তারা খারাপ না করে। আর বিশেষ করে বিজেপি যে জায়গাগুলো জিতেছে আমরা একটা ব্ল্যাক স্পটের জায়গা বের করেছি, কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়াল গন্ডগোলগুলো ঘটেছে। ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री पर हमले की तस्वीरों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। इसे आप ममता बनर्जी के बयान की बड़ी बात से समझ सकते हैं। ममता की बड़ी बात नंबर 1, केंद्रीय मंत्री दंगा भड़काने आ रहे हैं। ममता की बड़ी बात नंबर 2, चुनाव बाद कुछ हिंसा की घटना आम है। ममता की बड़ी बात नंबर 3,
चुनावी जीत पर जश्न मनाने पर रोक लगाई। ममता की बड़ी बात नंबर 4, हिंसा की घटना को सियासी रंग दिया गया। ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया। वहीं टीएमसी के नेता भी हिंसा की घटना के पीछे बीजेपी को कसूरवार बता रहे हैं। उससे पहले मैं तो ये इनकार करते हैं कि बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है। 10 करोड़ आदमी हैं, एक दो छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, और वो भी बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है। वो तृणमूल का ऊपर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बार अगर बीजेपी तृणमूल नहीं जीतते थे, बीजेपी जीतते थे, अभी तो बंगाल में दंगा हो जाता था, कई हजार लोग मर जाते थे। ये बोल नहीं पाएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री, बड़े बड़े नेता, आले कमान सब आने के बाद हम निकम्मा हो गए, हमें बंगाल के इंसान हटा दिया, ये तो बोल नहीं पा रहे। तो आपके नजर को हटाने के लिए केंद्रीय दल जैसा बहुत बड़ा कुछ हो रहा। जब दिल्ली के दंगा में 52 आदमी मर गया था, तब ये केंद्रीय दल कहाँ था? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के गवर्नर से हिंसा पर डिटेल रिपोर्ट मांगी। जल्द गवर्नर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद हिंसा की घटनाओं पर ब्रेक लगा है। जब हिंसा हुई थी तब लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा चुनाव आयोग के हाथ में था। साफ है बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे और दलील, और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। पोलोमी साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री पर हमले की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब हम आपको पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़े एक और विवाद के बारे में आइए बताते हैं। आखिर एक तस्वीर को लेकर बंगाल में बवाल क्यों मचा? फ्रेंड्स, अगर मैं इस ट्रेजेडी के बारे में कहूंगा, ठीक है जनादेश में ममता जी जीत गई, लेकिन मानवता हार रही है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वो स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ बिफरता और बिखरता हुआ दिखता है। यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। बंगाल बीजेपी की तस्वीर से जारी किए गए इसी वीडियो में वर्कर्स की हत्या का बड़ा आरोप लगाया गया। दावा यह किया गया कि चुन चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई जा रही है। मृतकों के वीडियो में माणिक मोइत्रा नाम के वर्कर की हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन तस्वीर इंडिया टुडे के पत्रकार अब्रो बनर्जी की लगाई गई। जैसे ही वीडियो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, अब्रो बनर्जी के पास फोन आने लगे। उन्हें दुनिया को बताना पड़ा कि वो जिंदा है। अब्रो से सुनिए पोस्टर की पूरी कहानी। सुबह जब मैं उठा तब देखा कि बहुत सारे मिस कॉल्स आ चुके थे मेरे दोस्त लोग से, और एक व्हाट्सएप मैंने उनमें से पढ़ा जिसमें वहाँ लिखा गया था कि अब्रो तुम मर चुके हो। तो मैं क्लिक किया और देखा कि क्यों ऐसा बोल रहा है कोई। तो तब मैंने देखा कि बीजेपी फॉर बंगाल के पोस्ट से फेसबुक पेज से एक वीडियो को अपलोड किया गया है, और उस वीडियो में दिखाया गया है कि शीतलकुची में माणिक मित्रो के नाम लिया है और वहाँ पिक्चर मेरा यूज हो गया है। सवाल ये है कि बंगाल बीजेपी ने वीडियो जारी कर दिया, लेकिन ये तक नहीं देखा कि तस्वीर किसकी लगा रहे हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार की तस्वीर का इस्तेमाल बंगाल की हिंसा में मरे वर्कर के तौर पर किया गया। ये गलती कैसे हुई, बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला हत्या जैसे संगीन केस का है। आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर अब्रो बनर्जी की लगाई गई, लेकिन नाम माणिक मोइत्रा का लिखा गया। बीजेपी की तरफ से पूरे मामले पर क्या सफाई दी गई, ये सुनिए। अब्रो जी इंडिया टुडे के पत्रकार है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से 6 लोगों की हत्या हुई है और किस प्रकार बंगाल में धू-धू करके वायलेंस हो रहा है। बीजेपी के बंगाल के आईटी सेल ने एक वीडियो बनाया जिसमें अब्रो बनर्जी के उस आर्टिकल का जिक्र किया गया,
और जिन लोगों की हत्या हुई थी उन लोगों का नाम लिखा। एक व्यक्ति है सीतालकुची से जिनका नाम है मोनिक मोइत्रा। मोनिक मोइत्रा जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी गलती से, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल का जो तस्वीर था वो तस्वीर मोनिक मोइत्रा के जगह इनकी आर्टिकल दिखा दी। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले लिखा कि मोनिक मोइत्रा के जगह गलत फोटो दिखा दी गई है और उसको रिप्लेस किया मोनिक मोइत्रा के डेड बॉडी के फोटो के साथ। बीजेपी का बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के आरोप आपने देख लिया। अब आपको आसनसोल से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां टीएमसी नेता पर पुलिस वालों को सरेआम पीटने का आरोप है। सब कुछ कैमरे में कैद है। स्वागत एक बार फिर से आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आपको लंबी लंबी लाइन जरूर दिखेगी, लेकिन सरकारी बदइंतजामी से ये वैक्सीनेशन सेंटर्स कोरोना के अड्डों में बदल सकते हैं। जब हवा में वायरस के घुलने के दावे हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमें डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं, तब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग एक दूसरे के बेहद करीब घंटों खड़े हो रहे हैं। कई जगह तो धक्का मुक्की हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैक्सीन केंद्र अगली यानी कि बेहद खतरनाक लहर का कारण तो नहीं बनने जा रहे? मुंबई का बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, जहां वैक्सीन लगवाने आई ये भीड़ सारे देश को डरा रही है। सवाल सीधा है, क्या वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना विस्फोट की बड़ी वजह बनने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का आसनसोल, जिसके ईएसआई अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा हो गया। सवाल यह है, क्या कोरोना की अगली लहर टीकाकरण केंद्रों में बद इंतजामी की वजह से आएगी? कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को वैक्सीन की ताकत का एहसास करवा दिया है। ऐसे लोग हर काम छोड़कर टीका लगवाने के मिशन में जुट गए हैं, लेकिन बदले में उन्हें निराशा हाथ लग रही है। मैं कल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अपनी माँ को लेके गया, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन को दिखाया, बोलते हैं ऊपर के अधिकारियों ने मना किया है वैक्सीनेशन करने के लिए। पहला डोज था मेरी माँ का, और मेरी मदर को कैंसर है। मैंने कहा उनको डोज लगना बहुत जरूरी है, बोले नहीं है। वहाँ से उसके बाद मैंने BHL पिपलानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराया। वहाँ गए तो ताला लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वहीं वो उसके शिकार होने वाले हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने की जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जबकि ऐसा करना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है।
सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मुंबई के दादर में भी टूटता मिला, जहां 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन देखिए, वैक्सीन लगवाने की चिंता में लोग सामाजिक दूरी का नियम कैसे भूल गए हैं। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से आप देख पाएंगे कि ऐसी लंबी लाइन जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। तो ये सुबह की जो गर्दी है ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो डोजेज हैं वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18 to 45 इयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे, दूसरा ये कि जो सेकंड डोज पेंडिंग है उनको सेकंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह से कोरोना का अड्डा बन सकते हैं, उसे महाराष्ट्र के ही बीड की तस्वीर से समझिए, जहां कोरोना का टीका लगवाने आए लोग लाठी चार्ज में फंस गए। सीसीटीवी की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस एक नौजवान को मार रही है, जिससे वैक्सीन लगवाने आए बुजुर्ग और महिलाएं सकते में आ गए। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से ही केंद्र पर मास्क लगाकर तो पहुंच गए, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग गायब मिली। लोग कोरोना के खतरे के बीच घंटों ऐसे ही एक दूसरे के करीब खड़े होने को मजबूर हैं, ताकि चाहे जैसे भी हो बस वैक्सीन लग जाए। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए। वैसे में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो भीड़ है बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि वैक्सीन ड्राइव जो है 10 बजने आए हैं, बावजूद उसके जो वैक्सीन का ड्राइव है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। ये बताइए, आप लोग कितने बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से, 8 सवा 8 बज के बाहर खड़े थे, 8:15 बजे से। अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। जिस भारत में सबसे ज्यादा टीके बनते हो, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलते हो, उस देश में वैक्सीनेशन सेंटर मछली बाजार बन गए हैं, जहां सिर्फ हंगामा और मायूसी है। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, जिसके वैक्सीनेशन सेंटर में देश के बाकी दूसरे राज्यों की तरह उतनी ही अव्यवस्था है। सवाल ये है, क्या बंगाल में रैली और रोड शो के बाद वैक्सीन लगवाने का ये सरकारी कार्यक्रम कोरोना का संक्रमण फैलाने वाला है? तो देश में पहले लोग कोरोना का खतरा उठाते हुए वैक्सीनेशन सेंटर आते हैं, जहां प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वैक्सीन की डोज के लिए जनता घंटों इंतजार करती है और फिर अचानक उन्हें टका सा जवाब दे दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। साइबर सिटी गुड़गांव में भी ऐसा ही हुआ, जहां लोग घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो कह दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई। 3 घंटे मैं लाइन में लगा हूं, तो उसके बाद पता लगा कि डोज खत्म हो गई है। और यहाँ खिड़की एक ही है, लोग इतने हैं और बड़े मेरे से भी ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन दिया है खिड़की एक की जगह 4 होनी चाहिए। जयपुर के गांधीनगर के इस टीकाकरण केंद्र में तो बाकायदा वैक्सीन खत्म होने का बैनर ही लगा दिया गया। राजस्थान में सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके, पर ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो अन्य वैक्सीन के सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। हम पहुंचे हैं जयपुर के गांधीनगर में स्थित इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले ही नोटिस लगाया जा चुका है आउट ऑफ स्टॉक होने का, वैक्सीन खत्म होने की हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म होने के कारण यहां पर फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य केंद्र का जो स्टाफ है वो यहाँ पर खड़ा है। इनसे बात करेंगे। मैम, क्या स्थिति है इस समय वैक्सीन को लेकर? सर अभी खत्म हुई है 2-2:30 बजे। बैंक में एम्प्लॉय हूँ, तो अभी बैंक से ही आ रहा था कि वैक्सीन लग जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ के पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। जयपुर की तरह भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर भी वैक्सीन की कमी से 2-4 दिखे।
भोपाल के तुलसी नगर टीकाकरण केंद्र पर 18 साल से ऊपर के कई लोग वैक्सीन लगवाने आए, लेकिन उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों को हर मोर्चे पर बेनकाब कर दिया है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर वैक्सीन की खुराक, जनता को इसे जुटाने के लिए कोरोना के खतरे के बीच छोड़ दिया गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवंकुर वधावन और अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आज हमारे देश में कोरोना के केस 4 लाख को पार कर गए हैं और कोरोना अब उन राज्यों में पांव पसार रहा है जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है, यानी कि गांव तक पहुंच रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड। देश का कोयला कैपिटल कहे जाने वाले धनबाद में कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो मेडिकल सिस्टम चरमराया गया। यहां के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, लौटाया जा रहा है। पल पल करके जिंदा रखे और ये मेडिकल से कोई कैथेटर लगा दे रहा है, राइस लगा दे रहा, बीपी का दवाई भी, इंजेक्शन जो चले तो बीपी का भी दवाई नहीं दिया। झारखंड के धनबाद का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में 30 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, जबकि 30 बेड आईसीयू से लैस है। पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमितों की तादाद है ज्यादा और अस्पताल की क्षमता है कम। गंभीर मरीजों को भी अस्पताल से वापसी का रास्ता दिखा दिया जाता है। हर रोज 2-3 मरीजों की मौत हो जाती है। सांस का दिक्कत है, बोल रहा है ऑक्सीजन और चाहिए हमको, और चाहिए, बार बार कर रहा है। तो ऑक्सीजन तो दे रहे होंगे ना अस्पताल? दे रहे हैं, फिर भी बोल रहा है कि हमको और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। स्टाफ को बुलाते हैं फिर भी कोई आता नहीं है। यह अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, जहां पता ही नहीं चलता कि कौन कोरोना वायरस की चपेट में है और कौन नहीं। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत वाले मरीजों की बदहाली साफ दिखाई देती है। अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं तो गलियारे में ही मरीज का इलाज हो रहा है। वहीं एक मरीज ऑक्सीजन बेड के इंतजार में बैठा है। इस महिला को स्ट्रेचर पर रखा गया है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार कर रही है। जिन बाबा जी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया है उन्हें बेड तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी बताती हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला है और वो उसी का इंतजार कर रही हैं। हो गया माँ जी, यहाँ आए तो आ जाइए। अभी वो ऑक्सीजन नहीं मिला। मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए वार्ड बॉय ने कहा कि डॉक्टर से बात कीजिए। ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जा रहा। ड्यूटी डॉक्टर बोली कि ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। वार्ड के बाहर एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है मैं कहा गया लेकिन सिलेंडर नहीं है आपके पास। वो कह रहे हैं वो सांस नहीं ले पा रहे ठीक से, ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। क्या सिलेंडर नहीं है आप लोगों के पास? स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 70% पर आ गया है, लेकिन अस्पताल ने कह दिया कि यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, कहीं और ले जाइए। बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल 88 है। यहाँ बिठा करके रखा गया है उनकी पत्नी के साथ, जब ऑक्सीजन आएगा तो मिल जाएगा। एक मरीज यहाँ है, इनके परिवार को ये कह दिया कि इनका ऑक्सीजन लेवल और नीचे चला गया है। अब कहा गया कि अपने मरीज को लेके यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ ना तो बेड है ना तो ऑक्सीजन है। 100 बेड के अस्पताल में 30 पर ऑक्सीजन है। 30 की सुविधा किसी तरह बनाई है आईसीयू के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है उतनी क्या होनी चाहिए, ये व्यवस्था न जाने ऐसे कितने मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं इमरजेंसी में। व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। प्रशासन, शासन, सरकार के नाम पर कुछ भी नहीं है। मरीज आया, किस्मत होगी तो मिल जाएगी, वरना कहीं और ले जाइए। और इस इंतजार में क्या जान बचेगी? धनबाद के सिटी मजिस्ट्रेट अरुण दास कहते रहे कि वो ऑक्सीजन के लिए मना नहीं करते, ना ही किसी को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके सामने ही महिला मरीज के बेटे रघु ने कह दिया
डॉक्टर ने कहा है ऑक्सीजन नहीं है, कहीं और ले जाइए। बोला है ऑक्सीजन देने को? नहीं बोला, दूसरी जगह ले जाओ। कहाँ ले जाओ? पता नहीं, पूछे पे कहाँ ले जाओ तुम? हम मना कर दिया। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। ये उस धनबाद की स्थिति है जो देश में कोयला कैपिटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के अस्पताल तो खुद ऑक्सीजन की कमी से बेहाल है। सबसे बड़ा सवाल झारखंड पर, जो पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा है, जहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, अगर वहां उसके शहरों में, उसके सरकारी अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन बेड का इंतजार करना पड़े और ऑक्सीजन की कमी से जान गंवानी पड़े, तो ये सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद सरकार न सिर्फ संज्ञान ले, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि धनबाद के उन सरकारी अस्पतालों में जहां ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, उनकी जान बचाई जा सके, समय पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। धनबाद से सिथुन और संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस का असर हुआ है। आज तक ने एम्बुलेंस को लेकर जारी कालाबाजारी पर एक्सटेंड ऑपरेशन आपको दिखाया था, जिसे लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के ज्यादातर चार्ज पर कैप लगा दिया गया है। अब नई गाइडलाइंस के अनुसार पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए ले सकती। वहीं 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगी एम्बुलेंस। ये देखिए, आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि BLS प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए आपसे ले सकती हैं। 10 किलोमीटर से ऊपर हर किलोमीटर पर 100 रुपए ये चार्ज करेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि ALS प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए आपसे लेंगी और 10 किलोमीटर से ऊपर हर किलोमीटर 100 रुपए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा। अगर कोई आपसे कहे कि डॉक्टर का चार्ज आपको अलग से देना है तो बिल्कुल गलत बात होगी। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, आप ये देख लीजिए। अब आप, अगर आपको जरूरत पड़े, अपने मरीज को आपको ले जाना है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुलानी है, तो ये चार्ज है, यही चार्ज आपको देने हैं। अगर कोई शैतानी करता है, कोई ज्यादा पैसे आपसे मांगता है, तो आपको उस एम्बुलेंस का नंबर, ड्राइवर का अगर नंबर आपके पास है, वो दिल्ली सरकार को देना है। तो अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, उस पर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा। एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी कैंसिल किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।